सोचिए, एक ही मामले पर दो अलग अलग सरकारें अपने अपने नियम बना रही हों, तो बात आखिर किसकी मानी जाएगी? नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल इसी दिलचस्प संवैधानिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानून बनाने की शक्तियां कैसे बांटी जाती हैं और कैसे शक्तियों का ये संतुलन पूरे देश का ढांचा चलाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए बात स्कूलों या शिक्षा से जुड़े नियमों की हो रही है। अब अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर कानून बना सकती हैं, तो असल में जमीन पर लागू किसके नियम होंगे? ये सवाल बड़ा ही दिलचस्प है और सच कहें तो इसी एक सवाल के जवाब में हमारे देश के संघीय ढांचे की पूरी कहानी छिपी है। तो इस चर्चा का रोड मैप एकदम साफ है। सबसे पहले हम देखेंगे शक्तियों का बंटवारा, फिर समझेंगे कि ये समवर्ती सूची आखिर भला क्या है। उसके बाद चलेंगे 1976 के उस दौर में जब ये संतुलन अचानक से बिगड़ गया था। फिर बात होगी सरकारी आयोग की अहम भूमिका की, और आखिर में देखेंगे कि आज इसकी क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला है। तो चलिए सीधे अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं, शक्तियों का बंटवारा। ये हमारे देश के प्रशासन का एकदम बुनियादी ब्लूप्रिंट है। हमारे संविधान का आर्टिकल 246 इस काम को बहुत ही शानदार तरीके से करता है। इसने शक्तियों को 3 अलग अलग सूचियों में बांट दिया है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें डिफेंस और बैंकिंग जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दे आते हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र का अधिकार है। दूसरी है राज्य सूची, जिसमें पुलिस और खेतीबाड़ी जैसे स्थानीय विषय हैं। यहाँ फैसला पूरी तरह से राज्य सरकारों का होता है। और फिर बिल्कुल बीच में आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा और जंगल जैसे वो विषय रखे गए हैं जिन पर दोनों मिलकर काम करते हैं। अब ये तीसरी कैटेगरी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। तो चलिए इस समवर्ती सूची को थोड़ा और करीब से समझते हैं। समवर्ती सूची असल में उन विषयों की एक लिस्ट है जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने ये बेहतरीन आइडिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार लिया था। इसके पीछे सोच बहुत ही साफ थी। ऐसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाना जिनका असर पूरे देश पर तो पड़ता है, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर थोड़ा लचीलापन भी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, अगर कभी किसी एक मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बनाए कानूनों में आपस में ही टकराव हो जाए, तब क्या होगा? खैर, इसका एक गोल्डन रूल तय कर दिया गया है। संविधान बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि ऐसी स्थिति में हमेशा संसद यानी केंद्र का कानून ही भारी पड़ेगा। मतलब अगर कोई विवाद होता है तो केंद्र ही बॉस है। ये व्यवस्था सालों तक ठीक-ठाक चलती रही, लेकिन फिर आता है संवैधानिक कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। साल 1976, जब ये पूरा संतुलन अचानक से बिगड़ गया। ये इमरजेंसी का दौर था, जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया। इस संशोधन को अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। इस दौरान हुआ ये कि शिक्षा, जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण जैसे कई बेहद अहम विषय जो पहले पूरी तरह से राज्यों के कंट्रोल में आते थे, उन्हें रातों रात वहां से निकालकर इस साझा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस एक कदम ने शक्तियों का तराजू पूरी तरह से हिला दिया, क्योंकि अब इन मुद्दों पर राज्यों की विशेष ताकत कम हो गई थी और केंद्र का सीधा कंट्रोल स्थापित हो गया था। और इस बड़े बदलाव का असर सीधे तौर पर आंकड़ों में देखा जा सकता है। इस संशोधन के तुरंत बाद समवर्ती सूची में विषयों की संख्या अचानक 47 से उछलकर 52 हो गई। ये जंप सिर्फ कुछ नंबरों का हेरफेर नहीं था, बल्कि इस बात का ठोस सबूत था कि अब ताकत का पलड़ा केंद्र की तरफ काफी ज्यादा झुक चुका है। जाहिर है, जब शक्तियों का ये संतुलन बिगड़ा तो राज्यों की तरफ से चिंताएं भी उठने लगी, तनाव बढ़ने लगा, जिससे सुलझाने के लिए एक औपचारिक कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था। इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1950 में संविधान लागू होने के बाद सब सेट था। फिर 1976 के 42वें संशोधन ने इस पावर डायनामिक्स को बदल दिया। इसके चलते जो घर्षण और तनाव पैदा हुआ, उसे शांत करने और रिश्तों की गहराई से जांच करने के लिए 1983 में आखिरकार सरकारी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के कंधों पर उस खोए हुए संतुलन को फिर से कायम करने का रास्ता खोजने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। करीब 4 साल की बेहद कड़ी मेहनत के बाद इस आयोग ने एक विशाल रिपोर्ट पेश की, जिसमें कुल 2447 सिफारिशें थीं। इसकी सबसे बड़ी हाइलाइट्स क्या थी? पहला,
अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल बनाना, ताकि केंद्र और राज्य बैठकर बात कर सके। दूसरा, आयोग ने साफ कहा कि केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों पर तभी कानून बनाना चाहिए जब पूरे देश में एक समान कानून की सख्त जरूरत हो। और सबसे अहम बात, कोई भी कानून बनाने से पहले राज्यों से अच्छी तरह से सलाह मशवरा जरूर किया जाना चाहिए। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब लौटते हैं आज के समय में। देखते हैं कि ये पूरा ढांचा वर्तमान में कैसे काम कर रहा है और आगे इसका क्या भविष्य है। आज समवर्ती सूची सिर्फ राजनीति विज्ञान की किताबों में बंद कोई थ्योरी नहीं है। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, चाहे वो शिक्षा हो, शादी और तलाक के कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का कल्याण। ये सभी बेहद व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण विषय आज इसी साझा सूची के तहत मैनेज किए जाते हैं। तो इतना सब कुछ समझने के बाद संघीय ढांचे के भविष्य को लेकर एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल पीछे छूट जाता है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्या अब वो वक्त आ गया है जब पंचायत और नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय सरकारों के लिए एक अलग से चौथी सूची बनाई जाए? क्या शक्तियों का ये बंटवारा समय के साथ और भी निचले स्तर तक जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।